तो देखिए आज पहला क्लास में हमने जो इसके लेक्चर 1 में जो हमने स्टार्ट किया था चार्ज के बारे में, और उसके अलावा मैंने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर पहला वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, उसको देखने के बाद ही फिर ये समझ में आपको आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने कहा था कि चार्ज जब भी किसी बॉडी पर आएगा तो वो एक डिफिनिट अमाउंट में आएगा, वो एक डिफिनिट अमाउंट में आएगा। हल्का सा एक रिव्यू कर देते हैं। चार्ज जब भी किसी बॉडी पर आएगा तो एक डिफिनिट अमाउंट में आएगा, है ना। और वो डिफिनिट अमाउंट क्या है? तो चार्ज का वैल्यू जब भी होगा तो इंटीग्रल मल्टीपुल, यानी n इंटीजर है और मल्टीपुल ऑफ e, और यहाँ पर प्लस लगा दो और माइनस लगा दो। बात फॉलो किए। ई था आपका फंडामेंटल चार्ज, यानी लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पॉसिबल है, जिसको बेसिक एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज। समझ गया बात को, है ना। और ई का वैल्यू आपको याद रखना है 1.602 एंड टू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। यानी अगर बॉडी ने लूज किया, हम पढ़ाया था पहला लेक्चर में, इफ बॉडी लूजेस, अगर बॉडी ने लूज किया इन इलेक्ट्रॉन, अगर बॉडी ने लूज किया इन इलेक्ट्रॉन, अगर बॉडी ने लूज किया इन इलेक्ट्रॉन, तो देखो इन इंटीजर ना होगा हमेशा, इन हमेशा इंटीजर होगा 1 2 3 4। चूंकि 3.5 और 4.5 इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है नहीं, जब भी होगा तो काउंटिंग नंबर्स बना होगा कितना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया। तो अगर बॉडी ने लूज किया इन इलेक्ट्रॉन तो उस पर चार्ज आएगा प्लस एनी, क्योंकि प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी घट गई है। और अगर बॉडी ने गेन किया, अगर बॉडी ने गेन किया, अगर बॉडी ने गेन किया इन इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉडी ने गेन किया इन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें चार्ज जो डेवलप करेगा वो Q बराबर होगा माइनस ऑफ एनी। कितना होगा? माइनस ऑफ एनी। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था Q बराबर कितना? प्लस माइनस एनी। ठीक है। अब इसमें आप लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है। कुछ सवाल है जो इस पे आप कर सकते हैं। क्लियर है? हम सवाल बना के दिखाते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो हम लोग एडिटिंग करके या करके सब कुछ ऑन द स्पॉट काम यहाँ पर हो रहा है। समझ गया बात को? देखो मान लो एक पहला क्वेश्चन है, डज द चार्ज ऑन अ बॉडी, डज द चार्ज ऑन अ बॉडी, does the charge on a body, on a body, on a body 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb possible or not? है ना। एक अच्छा क्वेश्चन ये मैंने दिया। अच्छा क्या? बेसिक क्वेश्चन है। क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि पहले लेक्चर में हम कह चुके हैं कि चार्ज अपने मनमाने ढंग से नहीं होगा। चार्ज जब भी होगा तो एक रूल के अकॉर्डिंग होगा, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप कहते हैं। समझ गए बात को? तो पूछ रहा है कि इतना चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है कि नहीं है। आप जो ई का सिंबल लिए थे, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज या लिस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, वो था 1.602। तो 02 को इग्नोर कर दो, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना? माइनस 19 कूलम। क्लियर है? ये ई का वैल्यू था। बोलो, है ना। तो सर ये कैसे चेक करेंगे कि इतना चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है कि नहीं है? तो ठीक है, आप लगाइए फॉर्मूला Q बराबर NE। Q बराबर कितना? NE, है ना। चार्ज कितना लेना है वो दिया हुआ है और E का वैल्यू हमको पता है। इन दोनों से आप N का वैल्यू निकाल दो। अगर N इंटीजर आया तो चार्ज पॉसिबल है, और अगर N फ्रैक्शन में आया तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां से निकाल लो वैल्यू किसका?
एन का, एन बराबर क्यू बाई ई, एन बराबर कितना क्यू बाई ई, क्यू का वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, है ना, और ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। बोलो क्लियर। ये कूलम से कूलम आपका कैंसिल हो गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, इन्हें ऑब्वियसली ये 48/16 हो जाएगा, तो 16 क्या कितना होता है 48। बोलो क्लियर है। 3 इंटू, अब 10 को ही करो, 10 टू द पावर, यहाँ माइनस 18 है और यहाँ माइनस 19 है, इसमें इसको घटाना होगा, तो माइनस 18 माइनस माइनस 19, इन्हें एक्चुअली हो जाएगा 19 माइनस 18। बोलो ना 19 माइनस 18, ये 10 का पावर 1 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। 10 का पावर 1 मतलब 10, 10 इंटू 3 कितना हो गया 30, जो कि इंटीजर है, जो कि क्या है बोलो इंटीजर है। इसका मतलब कि इतना चार्ज बॉडी पर क्या है पॉसिबल है। सो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम इज पॉसिबल ऑन द बॉडी। ये बॉडी पर पॉसिबल है, ये बॉडी पर पॉसिबल है। बात आई समझ में? बोलो क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। बोर्ड में डाल दिया। अच्छा, अब यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता, does the charge 4.8 into 10 to the power minus 20 coulomb on a body possible or not? On a body possible or not? क्या इतना कूलम का चार्ज बॉडी पर पॉसिबल है या नहीं है? तो चेक करने का अंदाज मैंने आपको बता दिया है। आप पहले Q बराबर क्या लिखोगे एनी, Q बराबर एनी लिखोगे, Q बराबर क्या लिखोगे बोलो NE, और आपको Q का वैल्यू पता है कितना, E का वैल्यू आपको मालूम है, N निकाल लेना है। अगर N इंटीजर आया तो वो चार्ज पॉसिबल है, N अगर फ्रैक्शन में आया तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो N बराबर Q बाई ई, N बराबर Q बाई ई। Q का वैल्यू डालिए 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस ऑफ 20 कूलम, और E का वैल्यू 1.6, 02 को इग्नोर कर दो, 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? 0.8 और 0.6 तो डेसिमल कैंसिल हो सकता है, 16 किया हो जाएगा 48, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 माइनस माइनस 19, तो माइनस 20 प्लस 19 यानी माइनस 1। 3 इंटू 10 का पावर कितना -1, और ये जब नीचे आएगा तो 3/10 बताओ 0.3, क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ, ये एलिमेंट नहीं है किसका? इंटीजर का। बात फॉलो किए, है ना? इसका मतलब कि इतना चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, उतना चार्ज बॉडी पर पॉसिबल नहीं है। बात फॉलो किए। यही रूल था कि मनमाने ढंग से चार्ज बॉडी पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप लिख सकते हैं कि 4.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 20 कूलम इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। चलिए दो बेसिक क्वेश्चन हमने करवाया, अब आते हैं थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड। उदाहरण हो गया, देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन दूसरे अंदाज में लेते हैं, ठीक है? इफ क्वेश्चन है, इफ
64 ग्राम मीथेन, 64 ग्राम मीथेन लूज कर दिया उसने 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 50% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अगर मीथेन ने लूज कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन का, टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना परसेंट, 50%, ठीक है। तो मीथेन अपना इलेक्ट्रॉन का, टोटल इलेक्ट्रॉन का 50% क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो हाउ मच चार्ज विल इट एक्वायर, वो कितना चार्ज एक्वायर कर लेगा, हाउ मच चार्ज विल इट एक्वायर, हाउ मच चार्ज विल इट एक्वायर, विल इट एक्वायर। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट में आता है, समझ गए बात को, हाउ मच चार्ज विल इट एक्वायर। अगर 64 ग्राम मीथेन ने अपने टोटल इलेक्ट्रॉन का 50% क्या किया, लूज कर दिया, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा। एक बात बताओ, यहां मीथेन का एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बोलो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल होता तो क्या उसका मास 64 ग्राम होता, नहीं, 64 ग्राम तो बहुत ज्यादा मास का होता है, बोलो क्लियर है। इन मीथेन का यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, समझिए बात को। तो मीथेन का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, तो उसके लिए पहले आपको निकालना होगा मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, समझिए बात को। थोड़ी केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा, बोलो, मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। और गिवन मास का वैल्यू है 64 ग्राम, चलिए 64 लिखा ग्राम। और मोलर मास, तो मोलर मास का मतलब यही है, एटॉमिक मास को जोड़ करके ग्राम लगा दीजिए, चूंकि मोलर मास है। तो 12 का 4 कितना, 16 ग्राम हो जाएगा, 16 ग्राम, ये आ जाएगा 4, बोलो क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन कितना हो गया, 4। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, यानी Na मॉलिक्यूल होता है, तो 4 मोल में कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा, 4 Na, 4 Na। Na एवोगैड्रो नंबर है, Na एवोगैड्रो नंबर है, जिसको आप कहते हैं 6.022 अब गुना 10 का पावर कितना, 23, बोलो क्लियर, अरे बोलो ना, ये 1 मोल के बराबर होता है। तो बताओ 4 मोल आया ना, मीथेन का कितना आया, 4 मोल। 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल है ना, तो 4 मोल में 4 गुना इतना मॉलिक्यूल हो जाएगा, यानी 4 into Na, 4 into Na। Na का वैल्यू मालूम है, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ये बराबर 4 into Na, 4 into कितना, Na, है ना, इतना मॉलिक्यूल्स मेरे पास मीथेन का है। ये जो 64 ग्राम मीथेन लिए थे, उसमें मीथेन का टोटल मॉलिक्यूल्स मेरे पास इतना है, समझ गए बात को। अब ये पता करो कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये पता करो कि एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो अगर, तो एक मॉलिक्यूल के लिए उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर जाओ, CH4। एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक एटम है, कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 एटम है तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 4 कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बोलो क्लियर है। एक मॉलिक्यूल मीथेन में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, बोलो। एक मॉलिक्यूल मीथेन में, 1 मॉलिक्यूल मीथेन, 1 मॉलिक्यूल मीथेन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब बताइए कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 गुना 4 Na हो जाएगा, 10 गुना 4 Na। टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 64 ग्राम मीथेन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन 64 ग्राम मीथेन इज इक्वल टू 10 गुना 4 इंटू कितना, Na, यानी कितना हो गया, 40 Na, 40 Na, है ना। यानी आप जो 64 ग्राम मीथेन लिए थे, उसमें
उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इतनी थी। बोलो क्लियर है। अब इस टोटल इलेक्ट्रॉन का उसने 50% क्या किया, लूज कर दिया। इस टोटल इलेक्ट्रॉन का 50% उसने क्या किया, लूज कर दिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, जिसको तुम n कहते हो। बोलो क्लियर है। इसका 50%, टोटल इलेक्ट्रॉन का 50%, तो 50% ऑफ 40 Na, 50% ऑफ 40 Na, तो 50% यानी 50/100, और ऑफ का मतलब होता है इनटू 40 Na। बोलो क्लियर है। 50 दूनी 100 और 2 20 40, यानी ये आ गया 20 Na। कितना आ गया बोलो, 20 Na, है ना। यानी इतना इलेक्ट्रॉन मीथेन ने क्या किया है, लूज किया है। और आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हुए हैं, जब इतना इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, और पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू हुआ Q बराबर प्लस Ne। क्या होगा, प्लस Ne। सो चार्ज डेवलप्ड ऑन मीथेन, चार्ज डेवलप्ड ऑन मीथेन, है ना। दिस इंप्लाइज दैट Q बराबर प्लस Ne, प्लस Ne। इनका वैल्यू तुम यहाँ लाए हो 20 Na, 20 Na, और 20 Na में मल्टीप्लाई करना है किसको, E को। बात फॉलो किए। रिजल्ट आंसर जो भी आएगा वो कूलम में आएगा। किसमें आएगा, कूलम में। Na का वैल्यू यहाँ लिख ही दिए हैं, और E का वैल्यू आपको पता ही है 1.602, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात फॉलो किए। सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि मीथेन पर कितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर, उतारिए। देखिए एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछ सकता है ये, समझ गया बात को। कभी कभी आप मतलब कि कोई मॉक टेस्ट वगैरह का ऐप अगर आप यूज करते हैं तो इसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन लूज करे ताकि उस पर 1 कूलम का चार्ज आ जाए। कितना चार्ज, 1 कूलम का। समझ गए बात को। लोग समझता क्या है, एक वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 जो आया वो 1 कूलम है। वो 1 कूलम नहीं है, वो +1 सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है ना। 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि करोड़ों इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। अभी सामने साबित कर देते हैं आपको, पूरी क्लियर है। हाउ मच इलेक्ट्रॉन a body must lose to acquire a charge of +1 कूलम। इतना कूलम चार्ज बॉडी पर आने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। समझ गए बात को। चलो फॉर्मूला लगाते हैं चार्ज का। Q बराबर क्या होता है, Ne। क्या होता है, Ne। यहाँ N जो है यही है कि कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। बोलो ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया है तो N का मतलब यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, लूज किया। यहाँ पर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, N is equal to number of electrons lost, N is equal to number of electrons lost। तो ये क्लियर है। आप यहाँ से N की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो N बराबर Q बाई E। N बराबर कितना, Q बाई E। बॉडी पर चार्ज कितना आया है, 1 कूलम का, ये बराबर 1 कूलम है ना, डिवाइडेड बाय E का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो क्लियर है।
ये कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, क्योंकि n तो एक नंबर है, नंबर को यूनिट में नहीं आता है। बात समझ में आया सब। दूसरी बात, 10 के पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे तो वो हो जाएगा 10 का पावर 19, ऊपर हो गया 10 का पावर 19 इनटू यहाँ 1 बचा हुआ है, 1 डिवाइडेड बाय 1.602, 1.602। पूरे क्लियर है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 बटा 1602 है ना, इनटू 10 टू द पावर 19। बोलो क्लियर है। अभी ये भाग नहीं लग सकता है क्योंकि डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ से एक 10 खींच लो तो 18 बच जाएगा, तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। बोलिए, तो ये बराबर 10,000 हो जाएगा ये। अब बटा 1602 इनटू 10 टू द पावर कितना 18। बोलिए क्लियर है। अब इसको इससे भाग दीजिए, 1602 से 10,000 को क्या कीजिए, भाग दीजिए। तो 1602 है यहाँ पर, 10,000 से भाग दिया। कोई कैलकुलेटर मत यूज करो, सब मैनुअली करो यहाँ पर। समझ गया बात को? बोलो क्लियर है। ह्यूमन एरर भी दिखना चाहिए। बात फॉलो किए, ये ना लगे कि वीडियो हम लोग एडिट करके बनाए हैं। ठीक है, तो 1602 है, हमको लगता है 6 मरतबे में चला जाएगा। तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल रहा 1, 6 छके 36 के 6 हासिल रहा 3, 6 का 6 या 3 9। बिल्कुल एकदम सही सटीक बैठा। बोलो क्लियर है। घटाओगे 10 में से 2 गया कितना 8, 9 में से 1 गया कितना 8, 9 में से 6 गया कितना 3, 9 में से 9 गया कितना 0। बोलो खत्म, 388 हो गया। फिर डेसिमल दो, यहाँ पे क्या बैठेगा बोलो 0। 16 दूनी 32 होता है, 2 मरतबे में जाएगा 6.2। तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 छके 12 के 2 हासिल रहा है 2 1 3, इन्हें 3204। बोले ठीक है, इन्हें लगभग कितना है 6.2। तो अब हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो n का वैल्यू आ गया 6.2 इनटू 10 का पावर कितना 18। अब यहाँ पर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है बच्चों के अंदर कि सर आप तो बोले कि n हमेशा इंटीजर में आएगा। बोलो यहाँ तो n फ्रैक्शन में आ रहा है। अरे भैया ये ना फ्रैक्शन है, उसके आगे उसका बाप तो मल्टीप्लाइड है, कौन 10 का पावर 18। अरे बोलिए ना, 21 को 10 कहां से निकालिएगा तो 62 हो जाएगा। नहीं समझ में आया बात? तो इंटीजर ना हुआ, ये इंटीजर हुआ कि फ्रैक्शन हुआ? इंटीजर हुआ। ये इंटीजर हुआ, ये इंटीजर हुआ। बोलो क्लियर है। तो बताओ, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए बॉडी को लूज करना पड़ेगा 6.2 इंटू 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर है। ये डाटा याद रख लोगे, ये डाटा याद रख लोगे। 1 कूलम का चार्ज एक्वायर करने के लिए बॉडी को लूज करना पड़ेगा 6.2 इंटू 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन। बात फॉलो किए, ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। टू एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, to acquire a charge of 1 coulomb, body must lose, बॉडी को लूज करना होगा, बॉडी मस्ट लूज। बोलो कितना चार्ज 6.2 इंटू 10 का पावर कितना 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन बॉडी को लूज करना होगा। बात फॉलो किए, इसको हम आपको बॉक्स कर देते हैं ताकि आपको ये डाटा याद रहे। बात फॉलो किए, कभी कभी कुछ डाटा याद किया हुआ एग्जाम में काम आ जाता है ना, उतना को ख्याल रखिएगा। 6.2 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक थ्योरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, जो सवाल इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने करवा दिया। अब एक थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बोलो क्लियर है ना। देखिए चार्ज बॉडी पर आना ये एक्चुअली एक इम्बैलेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी में। एक एटम न्यूट्रल होता है, एक एटम क्या होता है बोलो
न्यूट्रल। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये बराबर होता है नंबर ऑफ किसके? इलेक्ट्रॉन। यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बोलो तो दोनों मिल करके क्या हुआ? कैंसिल कर दिया, एटम क्या हो गया? न्यूट्रल, है ना। लेकिन अगर आप एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दो, जैसे हम बोले ना इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन क्या करो? अभी किसी एटम के अंदर मान लो 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है। अरे बोलो क्लियर? एटम क्या हुआ? बोलो न्यूट्रल। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो अब तो इसके अंदर सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह गया। बोलो और 12 को प्रोटॉन है, तो अब ये ज्यादा ना हो गया? बोलिए ना। 12 को प्रोटॉन हो गया, ये ज्यादा हो गया। बोलिए ना। तो प्रोटॉन अब एक्सेस में हो गया। अब प्रोटॉन होता है क्या? पॉजिटिवली चार्ज। तो अब बॉडी पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया, बात फॉलो किए, आपने जस्ट एक इम्बैलेंस पैदा कर दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी के बीच में, है ना। यू हैव क्रिएटेड एन इम्बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसीलिए कहा गया चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है? चलो ठीक है। चार्ज कैन neither be created, charge can neither be created, charge can neither be created nor be destroyed, चार्ज को ना ही तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब कहा गया किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या हुआ? जिसका इन्वायरमेंट से कोई लेना देना ना हो। बात फॉलो किए। आपको अगर हम 500 रुपया पॉकेट में डाल करके एक बंद रूम में पैक कर दें, है ना, और रूम में कहीं से कोई वेंटिलेशन भी नहीं है, बोलिए ना, रूम में कहीं से कोई वेंटिलेशन भी नहीं है और आपका बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है, 1 महीना के बाद भी जब आपको हम बाहर निकालेंगे तो आपके पास के पॉकेट में कितना रहेगा? 500 रुपया ही रहेगा। बात फॉलो किए। क्योंकि मैंने आपको क्या कर दिया था? आइसोलेट कर दिया था। क्या कर दिया था? अकेला कर दिया था, है ना। तो कहा गया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। द नेट अमाउंट ऑफ या द टोटल अमाउंट ऑफ charge of an isolated system always remain constant। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात फॉलो किए? बोलो कोई डाउट? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम एक सिस्टम यहां पर ले लें, ठीक है? क्या ले लें? एक सिस्टम, ठीक है? मान लो इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। बोलो क्लियर है? बोलो ना। एक बॉडी बी है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम में 2 बॉडी है, आइसोलेटेड है। सिस्टम में कितना बॉडी है? 2 बॉडी। समझ गए बात को? इनिशियली इस पे चार्ज 50 कूलम का था, इस पर चार्ज -10 कूलम का था। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर है? इनिशियली ए पर 50 कूलम का चार्ज था, अभी पर कितना था? -10 कूलम का चार्ज। बोलो क्लियर है? सवाल ये है कि ए loses its 40 कूलम चार्ज टू बी। बात फॉलो किए? बोलिए। क्योंकि सिस्टम में 2 चीज है ना, बोलिए ना। बाहर से कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, बस ए और बी के बीच में ही आदान प्रदान हो रहा है। अरे बोलिए ना। तो बताओ, अभी बताओ, ए ने लूज किया 40 कूलम चार्ज, किसको? बी को, है ना। तो व्हाट विल बी रिमेनिंग चार्ज ऑन ए एंड बी? व्हाट विल बी फाइनल चार्ज on A and B? What will be final charge
ऑफ या ऑन ए एंड बी, ऑन ए एंड बी, ए और बी पर फाइनल चार्ज क्या होगा? समझ गए बात को? सुनो, ए ने लूज किया, बोलो कितना चार्ज? 40 कूलम, बोलो। तो फाइनल चार्ज ऑन ए, फाइनल चार्ज ऑन ए, फाइनल चार्ज ऑन ए पहले कितना था बोलो? 50, 50 में से उसने 40 लूज कर दिया, कितना बच गया बोलो? 10 कूलम, बोलो बाबू। फाइनल चार्ज ऑन बी, बी पर कितना चार्ज था पहले? -10 कूलम, है ना? और ए ने उसको दिया, कितना दिया बोलो? 40 कूलम, तो प्लस 40 ऐड हो जाएगा ना, 40, अब 40 माइनस 10 कितना हो गया? 30 कूलम, बोलो क्लियर है? अब समझो मेरी कहानी। प्रोसेस से पहले टोटल चार्ज, अब प्रोसेस के बाद टोटल चार्ज जरा निकाल के देखो तो, है ना? टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस, टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस, जब ए ने बी को नहीं दिया था तब टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस, टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस बराबर, यानी इनिशियली ए का चार्ज है 50, बी का कितना है? -10, दोनों को जोड़ो, 50 प्लस -10, बोलो कितना आ जाएगा? 40 कूलम, बोलो क्लियर है? प्रोसेस से पहले पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना था? 40 कूलम। अरे बोलिए, टोटल चार्ज आफ्टर प्रोसेस, टोटल चार्ज आफ्टर प्रोसेस, टोटल चार्ज आफ्टर प्रोसेस, टोटल चार्ज आफ्टर प्रोसेस, जरा बताओ प्रोसेस के बाद ए पर कितना चार्ज है? 10 कूलम, ये प्लस 30 कूलम होगा, -10 प्लस 40 है ना, ये बड़ा ना है, प्लस 30 कूलम होगा। 10 प्लस 30, 10 प्लस 30, बोलो कितना है? बोलो 40 कूलम, बोलो क्लियर है? समझ में आया बात? सिस्टम का चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा। सिस्टम का चार्ज क्या रहा? कंजर्व रहा, है ना? हाँ, सिस्टम के अंदर एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, बोलिए ना? एक सिस्टम के अंदर एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन नेट अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात फॉलो किए? यानी इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम, इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर वन बॉडी कैन ट्रांसफर, वन बॉडी कैन ट्रांसफर, वन बॉडी कैन ट्रांसफर, वन बॉडी कैन ट्रांसफर इट्स चार्ज, its charge to another body, to another body, to another body। बात फॉलो किए? बट नेट चार्ज विल, नेट टोटल चार्ज, नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। नेट चार्ज, ये बहुत आगे तक काम आएगा ये थ्योरी, बट द नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। नेट चार्ज क्या रहेगा बोलो? कांस्टेंट रहेगा। बात आई समझ में? बोलो क्लियर है? इसका हम एक दूसरा आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वालिटी टाइम गुजर रहा है, ऐसे फालतू बैठे रहते तो क्या फायदा होता है? बोल बेटा ये कंजर्वेशन को एक और तरीके से तुम समझ सकते हो आदिल, समझे? देखो, मान लो कोई एक जंक्शन है और यहां पर कुछ तार आकर के मिला है, बोलो क्लियर? वायर नंबर फर्स्ट, वायर नंबर सेकंड, वायर नंबर थर्ड, वायर नंबर 4, वायर नंबर 5, बोलो क्लियर है? और वो जंक्शन है जहां पे सब मिल रहा है, क्लियर है? मान लो वायर 1 के थ्रू ओ की तरफ गया है, ओ की तरफ, एरो देख लो, ओ की तरफ गया है 50 कूलम का चार्ज, बोलो क्लियर है? वायर 2 के थ्रू मान लो ओ की तरफ गया है 100 कूलम का चार्ज, बोलो क्लियर है? मान लो वायर 3 के थ्रू ओ से दूर गया है 20 कूलम का चार्ज, अरे बोलो ना बाबू? मान लो वायर 4 के थ्रू ओ से दूर गया है मान लो 40 कूलम का चार्ज, बोलो क्लियर है? और अब हम पूछे बताओ कि जो पांचों वायर है ओ से अवे कितना चार्ज गया है, क्यू बराबर क्या होगा?
बोलो क्लियर है? ये भी क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही बेस्ड होगा। बात फॉलो किए। और इसी के आधार पर बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट खत्म करने के बाद पढ़िएगा, तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। कंजर्वेशन ये भी कहता है ना कि जितना ऊपर आया चार्ज उतना ही वो से चला गया। बात फॉलो किए। टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ। नहीं समझे बात को? टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ, बोलो क्या बोले? टोटल इनकमिंग चार्ज एट ओ इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज फ्रॉम ओ, है ना? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, conservation of charge can also be considered as total incoming charge at O, total incoming charge at O, total incoming charge at O, total incoming charge at O is equal to total outgoing charge from O, total outgoing charge from O, total outgoing charge from O, total outgoing charge from O। बोलो क्लियर है? अब बताओ O पे इनकमिंग कौन कौन है जो आ रहा है O की तरफ? 50 प्लस 100 जो O की तरफ आ रहा है, एलजीएस में रखेंगे 50 प्लस 100। बोलो कोई दिक्कत? बराबर। आउटगोइंग बोलो जो O से अबे जा रहा है 20 प्लस 40 प्लस Q, Q भी तो आउटगोइंग है ना, माने Q भी क्या माने हैं? आउटगोइंग। तो 20 प्लस 40 प्लस कितना? Q। बोलो कोई डाउट? 50 प्लस 100 ये हो गया आपको 150 बराबर 40 20 कितना? 60 और 60 प्लस कितना? Q। और यहाँ से Q का वैल्यू आ जाएगा 150 माइनस 20, यानी कितना आ गया? 60 60 हुआ, सॉरी 60। 150 माइनस कितना? 60, यानी 110 कूलम का चार्ज, 90 कूलम का चार्ज। बोलिए क्लियर है? तो बताइए इस वायर 5 से O से आउटगोइंग चार्ज कितना हुआ? 90 कूलम का चार्ज। बात फॉलो किए। तो आज दूसरे ही लेक्चर में मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल भी डिस्कस करवा दिया और आपको ये थ्योरी भी डील कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब लेक्चर 3 यानी कि अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका मेन चीज कूलम्स लॉ। क्या होगा? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ।